ओके, सो रोल एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कल के सेशन में हमने मनी मार्केट कवर किया था, ठीक है, कि मनी मार्केट का आपका रेगुलेटर कौन रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी आपने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करना है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में भी आपका टाइम पीरियड कितना रहता है? विद इन अ ईयर, ठीक है। 1 ईयर तक अगर आप कोई सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हो तो वो जो सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हो दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? दे आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, डील कर रहे हो, दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? दे आर पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट। तो एक बार के लिए इसको डिस्कस करते हैं पहले। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर्स वेयर कैपिटल फंड कंप्राइजिंग बोथ कैपिटल एंड डेट आर इशूड एंड ट्रेडेड। इट हैज 2 पार्ट। कैपिटल मार्केट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली कौन सी मार्केट रहेगी? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने फ्रेश इशू करना है, जो सबसे पहला ऑफर रहेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर रहेगा। अभी उन्होंने क्या है, अनलिस्टेड मान लो कोई कंपनी थी, उन्होंने पहली बार क्या है आईपीओ लेके आए हैं मार्केट में, तो वो कौन सी मार्केट में जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में। डीलिंग विद इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन बाय वे ऑफ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। चाहे आपने पब्लिक इशू किया या कोई पर्सन के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट की है आपने, थ्रू इंटरमीडियरीज सच एज मर्चेंट बैंकर, इशू मैनेजर्स एंड लीड मैनेजर्स। सो ये आप इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या रहेगी, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो फ्रेश इशू रहेगा वो आप कहाँ पे करोगे? वो आप करोगे प्राइमरी मार्केट में। यहाँ पे एक वर्ड आया बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, है ना। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बेसिकली क्या रहेंगे? जैसे अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं, आपके क्रेडिटर्स रहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप फंड रेज करते हो पब्लिक से, एंड वो फंड रेज करने के लिए आप उनको क्या हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। पीरियोडिक बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा कि इतना फिक्स आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। दैट पर्सन्स आर नोन एज डिबेंचर। और आप वो जो इन्वेस्टमेंट रहेगी दैट इज नोन एज डिबेंचर, एंड पर्सन्स को क्या बोलते हो आप लोग? डिबेंचर होल्डर, ठीक है। Second one is a secondary market. Secondary market refers to a market where securities are traded after being initially offered to public in the market and or listed in stock exchange. It comprises of equity market and debt market. Trading is done either in auction market through stock exchange or in a dealer's market over the counter. बैंक फैसिलिटेट सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन बाय ओपनिंग डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज। आपको पता है जब भी आपने सिक्योरिटीज में डील करना है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, एंड डीमेट अकाउंट के जरिए ही आप क्या हो, सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो। तो बैंक ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप सिक्योरिटीज में डील कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिपॉजिटरी सर्विस और नोन एज डीमेट अकाउंट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट रहेगी? जब मान लो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अगर कंपनी ने अपना जो इशू है फंड रेज करने हैं जनरल पब्लिक से, तो कौन सी मार्केट से वो फंड रेज कर सकते हैं? सेकेंडरी मार्केट से। जब भी फर्स्ट टाइम इशू रहेगा दैट इशू इज इन प्राइमरी मार्केट। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी आप ये जो कैपिटल मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट में 2 वर्ड देखोगे, एक आप देखोगे इक्विटी, एक आप देखोगे डिबेंचर, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिबेंचर शेयर होल्डर। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिबेंचर शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। दोनों को ही क्या है, दोनों ही आपके मीन्स हैं विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रेज फंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए आप फंड रेज करते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर होल्डर की या इक्विटी की, सेकेंड कॉलम है आपका डिबेंचर। इक्विटी जो जिन्होंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है दे आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। एंड जिन्होंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है दे आर नोन एज डिबेंचर होल्डर। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दे आर ऑनर ऑफ बिजनेस, एंड जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे आर क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अगर आप बोलते हो ना कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा
कि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो आपके प्रोपराइटर रहते हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दी बिजनेस, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पड़ा है। एंड वो जो शेयर होल्डर्स हैं दैट विल एक्ट एज व्हाट, दैट विल एक्ट एज ओनर ऑफ द बिजनेस। आप जो आपकी बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड लाइबिलिटी रहती है ना बिजनेस की, कि उन्होंने उनको पे करना है जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की प्रोपराइटर ने। तो दैट्स वाई सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से वो लाइबिलिटी साइड शो किए जाते हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी लाइबिलिटी है, एंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के। सेकेंड, अगर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको क्या मिलता है, डिविडेंड, ठीक है। एंड ये जो आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं दे आर गेटिंग इंटरेस्ट। अभी ये ऑनर्स हैं, अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, प्रेफरेंस किनको मिलेगी यहाँ पे बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिबेंचर, ऑब्वियसली प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, डिबेंचर शेयर होल्डर को दी जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है यहाँ पे, ऑनर है, मतलब सारी लाइबिलिटीज मीट ऑफ करने के बाद जो चीज बचेगी, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कम हुआ या लॉस में गए, उसके ऊपर क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न अर्न होगी। लेकिन अगर मैं डिबेंचर होल्डर की यहाँ पे बात करूं, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी पीरियोडिक बेसिस रहेंगे कि 1 ईयर के बाद आपको या क्वार्टरली या 6 मंथली बेसिस के ऊपर आपको क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में, तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस था बिटवीन इक्विटी एंड डिबेंचर्स, ठीक है। देन स्टॉक एक्सचेंज। Stock exchanges. A stock exchange is a marketplace where shares, debentures, government and non-government securities are traded. They are organized market facilitating trading of these securities. Their performance is the mirror of financial health of the country. आप देखते हो ना डेली बेसिस के ऊपर जो प्राइसेस रहते हैं, आप देखते हो तो ये कंपनी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट देखते हो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। The most important stock exchange are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. तो जहां पे आप डीलिंग्स कर पाते हो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के केस में, दैट मार्केट, दैट एक्सचेंज इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड अगर मैं इसका रेगुलेशन की बात करूं तो आपका जो सेबी है, ठीक है, सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रहेंगे, ये रिलेशन में किनका काम है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की अगर मैं बात करूं, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम किनका है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेम ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आई गेस रिपीट हो गया, सो लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यहाँ पे डेट मार्केट कर देते हैं, ठीक है, डेट मार्केट एंड नन ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट कीजिए एक बार के लिए इसको। अभी हमने ये चीज डिस्कस की, दैट फाइनेंशियल मार्केट जहां भी आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, वो मार्केट को आप कौन सी मार्केट बोलोगे। मनी मार्केट आपको पता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सिक्योरिटीज डील होंगी यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल मार्केट में आपकी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सिक्योरिटीज डील होती हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। Then next is, which of the following categories of investor need not obtain a certificate of registration from Securities Exchange Board of India to buy, sell or deal in securities। तो अगर आपने डील करना है ना सिक्योरिटीज में, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डील करना है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेबी के अंदर, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जिनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है अंडर सेबी, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिटेल इन्वेस्टर। So what will be the correct answer for question second? Which of the following categories of investor need not obtain a certificate of registration from Securities Exchange Board of India to buy, sell or deal in securities? स्टॉक ब्रोकर को ऑब्वियसली उन्होंने काम कहाँ पे करना है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी काम करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर। पोर्टफोलियो मैनेजर की अगर मैं बात करूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पहले आप समझिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे
सिलेक्शन, prioritization, and control of what? Of the programs and projects of the company in line with जो भी इनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी कंपनी के प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग या जिनके ऊपर काम चल रहा है, कि कौन से प्रोग्राम एंड कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है, जो हमारी कंपनी के लिए क्या रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे, जिनको हमने सिलेक्ट करना है। अगर मान लो मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स के बीच में से आपने सिलेक्ट करना है, तो अब प्रायोरिटी ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा, जो प्रोग्राम या जो प्रोजेक्ट या दैट प्रोजेक्ट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली यू विल प्रायोरिटाइज योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। एंड वो प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोल, ये सारा काम करना इन लाइन विद व्हाट, इन लाइन विद वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उनको अचीव करने के लिए आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, what to the program and projects of the company to achieve the strategic objective, that is known as portfolio management। मतलब प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ये पर्सन काम करेगा ना, तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर ये पर्सन काम करेगा, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को भी क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रिटेल इन्वेस्टर जैसे आपको म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आपको क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आपके इन्वेस्टर्स रहते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Now move on to next. The ownership, management and trading function of a stock exchange are clearly segregated in respect of demutualized exchange, any stock exchange, corporatized exchange and none of the above. So what will be the correct answer for question 4? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले देखना है, that is relating to demutualization। ठीक है, पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड उसके बाद आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो demutualization is basically what? The change of legal structure of an exchange from a mutual firm। मतलब इन कोलैबोरेशन में पहले जो वर्क हो रहा था, जो एक्सचेंज में वर्क हो रहा था, उसको अभी क्या है, डिफरेंट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, डीम्यूचुअलाइज कर दिया गया। The change of legal structure of an exchange from mutual firm to business corporation firm is referred to demutualization। अगर आप कोई चीज पहले इंटैक्ट थी, उसको सेपरेट कर रहे हो, तो जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग आप म्यूचुअली कर रहे थे, ऑब्वियसली वो सारी चीजें अभी इंडिविजुअली करोगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये डीम्यूचुअलाइजेशन के रिलेशन में पूछा गया था। डीम्यूचुअलाइजेशन का आई होप सो आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया हो, आप इसके नेम से भी डिराइव कर सकते हो इसका मीनिंग। एंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, द ऑनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर क्लियरली सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब कि अलग अलग हो जाना, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ इन डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4? दिस इज ऑप्शन ए। Then next is
The issue of new securities to existing shareholder at a ratio to those already held is known as what? Right issue or right share, preference issue, bonus issue, and none of the above. So what will be the correct answer for question 5? एक बार के लिए आप इसे अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th. सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको, दैट इज बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू. ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ राइट शेयर एंड बोनस शेयर, कोई भी टर्म हो सकती है. ठीक है, राइट शेयर एंड बोनस शेयर. राइट शेयर नेम से ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना कंपनी के या फर्म के, उनका ये राइट है कि जब भी कंपनी कोई शेयर्स इशू करेगी, सबसे पहले किनका राइट रहेगा? वो शेयर होल्डर्स का राइट रहेगा. जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको कंपनी ने ऑफर करने हैं शेयर्स जब भी वो मार्केट में लेके आएंगे एट अ प्री डिटर्मिन प्राइस. यहां मैं बात करूं एट अ प्री डिटर्मिन प्राइस, यहां मैं बात करूं डिस्काउंटेड प्राइस. ठीक है, आप ये भी वर्ड सुन सकते हो ये केस में, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर इफ यू वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ये राइट मिलता है किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. दैट राइट इज नोन एज राइट इशू और राइट शेयर. ठीक है, यहीं पे अगर मैं बोनस शेयर की बात करूं तो बोनस शेयर बेसिकली क्या रहते हैं? इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया ना इक्विटी शेयर होल्डर एंड जो डिबेंचर शेयर होल्डर हैं, कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देते हो आप लोग, जो कंपनीज हैं, डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या रहता है? डिविडेंड रहता है. तो ये वो जो डिविडेंड है इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ये चीज हो सकती है इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड. या फिर मैं बात करूं और टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, या फॉल इन प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, किसी भी तरीके से लिख लो. ठीक है, ये चीज करने के लिए क्या है? नॉर्मली बोनस शेयर इशू किए जाते हैं. एंड बोनस शेयर क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉर्मली जो रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना कंपनी के पास, जैसे मान लो कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स पड़े हैं. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में उनके पास क्या है? प्रॉफिट्स पड़े हैं, अमाउंट पड़ी है, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको वो कैपिटलाइज कर देंगे, इशू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स टू द शेयर होल्डर. दैट इज नोन एज अ बोनस शेयर. तो आप इसको बोनस वर्ड से भी ध्यान में रख सकते हो. जैसे बोनस मिलता है ना वर्कर को, तो उसके लिए आप कोई कॉस्ट तो नहीं ना पे करते. सेम इन दैट केस, कि अगर कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़े हैं, दे वांट टू कैपिटलाइज देयर रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो उसको कैपिटलाइज करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो शेयर्स हैं इशू किए जाएंगे शेयर होल्डर्स को. या जो कंपनी के शेयर की प्राइस है उसको डाउन करने के लिए भी ये चीज हो सकती है. तो ये आपका राइट शेयर एंड बोनस शेयर था. अगर यहाँ पे मैं मिनिमम, जब भी आपने शेयर्स इशू किए तो ऑब्वियसली पब्लिक क्या है? सब्सक्राइब करेगी. सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो. हमने आई गेस कि मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल के केस में हमने जब एमओए एंड एओए वाला कॉन्सेप्ट किया था ना एलआरएबी में, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी. एक रहती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकेंड वन इज योर सब्सक्राइब इशूड कैपिटल, थर्ड वन इज योर सब्सक्राइब कैपिटल एंड फोर्थ वन इज योर पेड अप कैपिटल. तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, दैट इज रिलेटिंग टू सब्सक्राइब कैपिटल. कंपनी के पास अथॉरिटी कितनी है कि वो मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकती है जनरल पब्लिक से. अभी जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी कैपिटल ही जनरल पब्लिक से क्या कर ले? रेज कर ले. उसका कुछ पोर्शन वो इशू कर सकती है जनरल पब्लिक की सब्सक्रिप्शन के लिए. तो हो सकता है जो कुछ पोर्शन उसने इशू किया हो, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल. एंड वो पोर्शन में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उनकी कैपिटल के लिए, दैट इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल. अभी सब्सक्राइब किया है शेयर्स के लिए तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी. तो जितनी पेमेंट उन्होंने कर दी है, जितनी कंपनी ने मंगवाई है अभी तक, दैट इज पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप. यहाँ पे मैं बात कर रही थी सब्सक्राइब कैपिटल की. सो इन केस ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर, सब्सक्राइब कैपिटल के केस की अगर मैं बात करूं तो राइट शेयर के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड.
वाइल इन केस ऑफ बोनस शेयर ये तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो ये केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा एज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर, ठीक है। तो अभी मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन ल्यू ऑफ का वर्ड आप रिलेट कर पा रहे हो ना। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब यहाँ पे क्या, मैंने आपको बोला कि कंपनी ने डिविडेंड देने होते हैं अपने जो शेयर होल्डर रहते हैं, सो इन स्पाइट ऑफ गिविंग डिविडेंड दे आर प्रोवाइडिंग बोनस शेयर टू देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है। दैट इज नोन एज इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। So what will be the correct answer for this question? अभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड लेट मी नो what will be the correct answer for question 5th. The issue of new securities to existing shareholder at a ratio to those already held in, मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी उनके पास होल्ड होंगे ना शेयर्स, जैसे मान लो किसी ने 100 शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 250, जो उन्होंने ऑलरेडी हेल्ड करके रखे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, तो ऑब्वियसली उनके पास कंपनी के शेयर्स होंगे पहले से, तो जो उन्होंने पहले से होल्ड करके रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, न्यू शेयर, न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसको आप क्या बोलोगे, राइट इशू बोलोगे, प्रेफरेंस इशू बोलोगे, बोनस इशू बोलोगे, या नन ऑफ द अबव। तो दैट इज नोन एज राइट इशू। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th, ठीक है। ऐसा कैसे ने यहाँ पे ऑप्शन ए बोला, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।